कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सुहानी का मन आज सुबह से ही खराब है। आज पापा की याद ज़्यादा आ रही है क्योंकि आज सुहानी का जन्मदिन है। आज के दिन पापा उसके लिए एक छोटा सा केक बनाया करते थे। शाम में वह केक काटती, पापा उसे खिलाते और वो पापा को खिलाती, फिर माँ को खिलाती। पापा के पास एक कैमरा था, उस कैमरे में पापा तस्वीरें लिया करते थे। यह नियम विवाह से पूर्व लगातार 24 वर्ष तक चलता आ रहा था। शादी के बाद सुहानी का बर्थडे नहीं मनाया गया। हालांकि दोपहर को जब सुहानी सारा काम निपटाकर अपने कमरे में सोने जाती थी तो पापा उसे फ़ोन करके जन्मदिन की बधाई देते थे। पापा जानते थे कि सुहानी की ससुराल में जन्मदिन नहीं मनाया जाता। पिता नहीं चाहते थे कि बेटी के जन्मदिन पर ससुराल में कोई परेशानी हो, इसीलिए पापा दोपहर के समय फ़ोन किया करते थे। दोपहर को सारा काम खत्म करके भारी मन से सुहानी फ़ोन देख रही थी। कुछ महीने पहले ही फेसबुक पर एक अकाउंट खोली थी। रवि की कविता शायरी को इन दिनों फेसबुक पर खूब लाइक्स मिल रही है। सुहानी दिन में एक बार उसका प्रोफाइल देखती है। रवि की कुछ कविताएं वायरल हो गई है। कविता में प्रेम और विरह का ऐसा विचित्र मेल है जो बहुत ही कम कविताओं में देखने को मिलती है। सुहानी ने फेसबुक खोलते ही रवि का उसके नाम से एक नोटिफिकेशन देखा। क्या भेजा होगा? खोलकर देखा, एक वीडियो भेजा है 24 साल तक के केक काटने की तस्वीर के साथ। हर एक तस्वीर पर 2 लाइन का कविता। सुहानी आश्चर्य से देखती रही। कविता पढ़कर मन खुश हो जाता है तो तस्वीर देखकर रोना भी आ जाता है। इस विचित्र सुंदर उपहार ने उसके पिता की अनुपस्थिति के दुख को कम तो नहीं किया, लेकिन इसने उनके हृदय को शुद्ध आनंद से भर दिया, मन को खूब प्रफुल्लित किया। छोटी सो रही थी। सुहानी तैयार होकर छोटी को अपनी सास के पास लेटाकर बाहर निकल गई। एक केक की दुकान से एक प्लेन केक खरीदा जो उसके पिता द्वारा बनाए गए केक के समान ही था। फिर वह केक लेकर अपनी माँ के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर चुपचाप लेटी है। अपनी माँ की हालत देखकर सुहानी को बहुत दुख हुआ। हर रविवार को आकर माँ को जैसा देखती है, आज उससे भिन्न रूप है। दरअसल नर्स जानती है कि सुहानी हर रविवार को आती है, इसीलिए उसने माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नाइटी साफ नहीं है, कमरा भी गंदा है, यहाँ तक कि बेड की चादरें भी साफ नहीं है। माँ की ऐसी हालत देखकर सुहानी वास्तव में अपनी माँ को यहाँ से अभी ले जाना चाहती थी, लेकिन वह उसे कहाँ ले जाती, उसकी माँ को कहाँ रखती। उसका अपना कोई घर नहीं है, ससुराल नहीं ले जा सकती। उसे देख नर्स दौड़ती हुई आई, माँ की चादर बदली, एक खूबसूरत सी नाइटी पहनाई। माँ अब काफ़ी बेहतर लग रही है। सुहानी को समझ में आया कि रविवार को ही आने से नहीं चलेगा, क्योंकि नर्स जानती है कि वह केवल रविवार को आती है, इसीलिए वह ऐसी गलती करती है। कभी कभी अपनी माँ के पास बिन बताए आना पड़ेगा। अब रविवार नहीं, हफ्ते में किसी भी दिन एक दिन माँ के पास आने का फैसला किया। ननंद को कहेगी 2 घंटे पहले वह आकर छोटी को संभाल लेगी। सुहानी अपनी माँ के पास जाकर बैठी। केक को बेड पर पेपर बिछाकर रखा। उसने चाकू से केक काटा और अपनी माँ के मुंह में दिया। फिर उसने अपनी माँ के हाथ से केक का एक टुकड़ा लिया और खुद के माँ के हाथ अपने मुंह में ले आई, लेकिन सुहानी खा नहीं सकी। अचानक उसे अपने पिता की याद आई। वह अपनी माँ से लिपट गई और रो पड़ी। माँ एकदम शांत चुप है। सुहानी न जाने कितनी देर रोती रही। नर्स ने आकर कहा, दीदी अब और मत रो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रोने से मन कुछ हल्का हो गया। बाकी बचा केक नर्सों को दे दिया। सुहानी को लगा कि माँ ने आज उसे जन्म दिया है तो उसे माँ को थोड़ी खुशी देनी चाहिए। माँ को घूमने का बहुत शौक है, आज मैं उन्हें घुमाने ले जाऊंगी, जैसे पापा महीने में एक बार घुमाते थे। सुहानी ने नर्स को टैक्सी बुलाने के लिए कहा। सुहानी ने माँ को नई नाइटी पहनाई और एक हैगिस पहना दिया।
बालों में अच्छे से कंघी की, चेहरे पर थोड़ा सा पाउडर लगाए और एक बिंदी लगाई। टैक्सी आने पर नर्सों के सहयोग से टैक्सी में माँ को बैठाया। नर्स को पूछा, आप चलोगी हमारे साथ? नर्स तुरंत ही साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ड्राइवर ने कुछ दर्शनीय स्थल ले जाने को कहा, ऐसे स्थल जो माँ टैक्सी से बैठकर देख पाएगी। ड्राइवर ने कुछ स्थानों को घुमाया। माँ चुपचाप बैठी बाहर देखती रही। सुहानी अपनी उंगली के इशारे से माँ को सब कुछ दिखा रही थी। माँ को देखकर लग रहा था कि माँ की तबीयत ठीक है। सुहानी बहुत खुश थी। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी माँ को अलग अलग जगहों पर गाड़ी से घुमाया करेगी। नर्स ने कहा, दीदी मुझे कितने साल हो गए यहाँ काम करते, लेकिन मैं यहाँ कुछ भी नहीं देखी। आश्रम में काम करना पड़ता है, कभी जब घर जाना पड़ता है, घर में भी काम करना पड़ता है। मैं आज आपके चलते थोड़ा घूम लिया। नर्स की बातें सुनकर सुहानी ने सोचा कि उसकी सास भी सारा दिन घर पर ही रहती है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली बार जब वह अपनी माँ को गाड़ी से घुमाएगी तो अपनी सास को भी साथ ले जाएगी। आश्रम में वापस आकर सुहानी ने ड्राइवर को पैसे दिए। ड्राइवर ने कहा, दीदी आप अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रही हैं, मेरे पास गाड़ी होने के बावजूद मैंने अपनी माँ को कभी आसपास भी नहीं दिखाया। आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मेरी माँ जीवित नहीं है, लेकिन आपकी माँ मेरे लिए माँ के समान है। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। सुहानी ने कहा, यह ठीक बात नहीं है भाई साहब, अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ड्राइवर ने कहा, दीदी हम सभी को आपसे कुछ सीखना चाहिए। आपकी माँ इतनी बीमार है, चल नहीं सकती, फिर भी आप उनके खुशी का इतना ध्यान रखती है। मेरी एक बेटी है, उसे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वह बड़ी होकर आपके जैसी बने। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, वह किसी को अपने जैसा बनने का आशीर्वाद नहीं दे सकती। कोई भी लड़की को उसकी जैसी तड़पना नहीं चाहिए। बस वह इतना कहा, आपकी बेटी खूब पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो, ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ। सही परवरिश कीजिए, वही आपको देखेगी। सुहानी घर लौटी और जतिन से कहा कि वह अपनी माँ को कार में घुमाने ले गई थी। सुहानी को खुशी हुई कि माँ बहुत खुश हुई है। उसने अगली बार अपनी सास को साथ ले जाने की इच्छा भी जताई। उन्होंने ड्राइवर के बारे में भी बताया। ड्राइवर की बातें सुन जतिन का चेहरा काला पड़ गया और वह उठकर बाहर चला गया। उस दिन सुहानी को समझ नहीं आया कि जतिन को ड्राइवर की बात बुरा क्यों लगी, लेकिन जतिन ने अगले महीने रविवार को एक कार किराए पर ली। दोपहर में जतिन अपनी माँ और छोटी को कार में लेकर वृद्धाश्रम पहुंचा। सुहानी ने माँ को तैयार किया। जैसे ही वे पहुंचे, सुहानी अपनी माँ के साथ कार में सवार हो गई। जतिन गाड़ी में व्हील चेयर भी अपने साथ ले गया। जतिन सुहानी की माँ को व्हील चेयर पर बैठाकर ले गया और जितना हो सके मटके चारों ओर घुमाया। बाद में हर महीने एक रविवार को सभी लोग किसी न किसी दर्शनीय स्थल पर घूमने जाते थे। जहाँ गाड़ी नहीं घुसती वहाँ जतिन व्हील चेयर पर बैठाकर माँ को घुमाता। जतिन के रहने से सुहानी को फायदा होता, नहीं तो सुहानी और नर्स के लिए अपनी माँ को कार से बाहर निकालना और उसे इधर उधर घुमाना संभव नहीं होता। इसी बहाने छोटी और सास भी थोड़ा घूम लेते थे। सुहानी रविवार की सुबह थोड़ी देर से उठती है। बाकी 6 दिन जतिन को ऑफिस जाना होता है। उनका नाश्ता टिफिन के लिए जल्दी उठती है। रविवार की सुबह उठकर सुहानी देखती है सास नहा लेती है, लेकिन आज उठकर देखा तो सास अब तक उठी नहीं। जब सुहानी अपनी सास के कमरे में गई तो देखा कि वह अपने आप ही बुदबुदा रही थी। वह पास जाकर सुनने का प्रयास करने लगी कि सास क्या कह रही है, लेकिन सास तो गहरी नींद में है। सुहानी को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सास के माथे पर हाथ रख कर देखा, बहुत तप रहा है। वह समझ गई बुखार के चलते बड़बड़ा रही है। झट से जाकर अलमारी से थर्मामीटर ले आई। 102 डिग्री बुखार देखा। उसने दौड़कर जाकर जतिन को बुलाया। माँ की ये हालत देखकर जतिन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सुहानी ने कहा, जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। जतिन पूरी तरह से असमंजस में है कि कहाँ से बुलाऊं, किधर मिलेगा भी डॉक्टर। सुहानी ने कहा,
पड़ोस की किसी दवा की दुकान पर जाइए और पता करिए कि कौन डॉक्टर अभी मिल सकता है, उन्हें ही बुला लाइए। सुहानी की सलाह पाकर जतिन जल्दी से तैयार हो गया और डॉक्टर को बुलाने चला गया। सुहानी अपनी सास के सिर पर पानी की पट्टी लगाने लगी, लेकिन सास का बुखार चढ़ता रहा, 103 डिग्री को छू गया। सुहानी अपनी सास को गीले कपड़े से पोंछने लगी और पंखे से हवा करने लगी। मनी मन भगवान को पुकारने लगी कि बुखार और ना बढ़े, नहीं तो सास को लेकर नर्सिंग होम दौड़ना पड़ेगा। सुहानी कितनी तरफ देखेगी, एक तरफ खाना बनाना बाकी है, दूसरी तरफ छोटी को खाना खिलाना है। वह फूट फूट कर रोने लगी। सौभाग्य से काम वाली मौसी समय पर आ गई। उसने उसे अपनी सास के माथे पर पानी की पट्टी लगाने के लिए कहा। जल्दी से किचन में घुसी और दूध से सूजी की खीर बना दी। छोटी को खाना खिलाया और कुछ खिलौने देकर सास के कमरे में लौट आई। काम वाली बाई को घर के बाकी काम निपटाने के लिए कहा और अपनी सास के माथे पर पानी की पट्टी रखने लगी। माँ बीमार है और इधर जतिन को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। काफ़ी मशक्क़त के बाद करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने जतिन की माँ का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ दी, एक इंजेक्शन के साथ। उन्होंने कहा कि दवा से बुखार ना उतरने पर रोगी को गीले कपड़े से पोंछिए जरूर। डॉक्टर के चले जाने के बाद जतिन फिर दवाई लेने दौड़ा। सुहानी ने जतिन से कहा, आते समय दुकान से कुछ पूरी सब्जी ले आइएगा। जतिन सुहानी की बातों से नाराज हो गया, लेकिन सुहानी जानती है कि काम वाली मौसी ने सही समय पर आकर उसकी मदद की है। उसे एक अच्छा टिफिन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अभी सबके लिए नाश्ता बनाना संभव नहीं है। सुहानी ने फटाफट चाय बनाई और अपनी सास को चाय के साथ बिस्किट जबरदस्ती खाने को मजबूर किया। सास को खाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह बिना पूजा किए कुछ भी मुंह में नहीं लेती हैं। सुहानी ने गुस्से से कहा, भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति पूजा ना करने पर क्रोधित हो जाए। सुहानी की सास ने बिना कुछ कहे चाय के साथ बिस्किट खा लिया। जतिन के आते ही उसने दवा अपनी सास को दे दी। दवा लेने के बाद बुखार बहुत कम हो गया। सुहानी को बेचैनी कुछ कम हुई। दोपहर में सुहानी ने सबके लिए खिचड़ी बनाई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सास को बुखार फिर से बढ़ने लगा। सास को बैठाकर सुहानी ने चम्मच से खिचड़ी खिलाई, फिर दवा दी। दवा के प्रभाव से बुखार तो उतर गया, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर बुखार चढ़ गया। सुहानी ने घड़ी की ओर देखा, 2 बज रहे थे। उसे अपनी माँ के पास जाना है। माँ शायद उसका इंतजार कर रही है, लेकिन सुहानी कैसे जाएगी? जतिन सुबह से डॉक्टर और दवा के पीछे भाग दौड़ कर थक गया है। सास का बुखार बढ़ रहा है, हालांकि दवा देने के बाद उतर भी रहा है। पिछले रविवार से माँ के दर्शन नहीं हुए। ननंद की बेटी का भी बुखार था, इसीलिए ननंद पिछले हफ्ते अपने मायके नहीं आ सकी। एक बार उसने सोचा कि वह समय निकालकर माँ को देखने जाएगी, लेकिन वह ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ज़रूरत पड़ी तो छोटी को साथ ले जाएगी। डर डर के सुहानी ने जतिन से कहा, मुझे अपनी माँ के पास जाना था, मैं हो आऊँ। सुहानी की बातें सुनकर जतिन चिढ़ गया और बोला, सुबह से तुमने घर की हालत तो देख ही रही हो, फिर भी तुम पूछ रही हो? वहाँ तो लोग हैं ना तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए। माँ इंतजार में बैठी रहेगी। सुहानी के स्वर में विनती थी। जतिन ने कहा, तुम उन्हें फ़ोन पर बताओ कि तुम आज आ नहीं सकती। तुम्हारी माँ को देखने के लिए एक नर्स है, लेकिन मेरी माँ को देखने के लिए कौन है? सुहानी ने कहा, माँ को दवाई दी है, अब बुखार कम है, मैं जाऊंगी और आऊंगी। अगर ऐसा है तो मैं छोटी को साथ ले जाती हूँ। जतिन इस बार नाराज हो गया और आदेश के तहत बोला, मुझे लगता है कि जब मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब तुम जहाँ जाना चाहती हो जाना। सुहानी को चुपचाप शांत सामने खड़ा देखकर जतिन गुस्से से बोला, मुझे जो कहना था कह दिया, अब तुम जो चाहो करो। सुहानी को माँ से मिलने जाने की हिम्मत नहीं हुई। हताश हो गई। मैट्रॉन को फ़ोन पर सास की खबर दी और कहा कि सास को बुखार है आज, इसीलिए वह
आज नहीं आ सकती। मैट्रन ने कहा, आप चिंता मत करो, हम यहाँ संभाल लेंगे। आप अपनी सास का ख्याल रखिए। ननंद को पता चला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है तो शाम 5 बजे माँ को देखने चली आई। उसने अपनी माँ के माथे पर हाथ रखकर बुखार देखा और माँ के बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगी। ननंद को देखकर सुहानी के मन में एक क्षीण आशा जागी कि वह अपनी माँ से मिलने जा सकेगी। सुहानी ने ननंद से पूछा, गरिमा, तुम आज यहाँ रहोगी तो? ननंद ने धीमे स्वर में कहा, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ भाभी, मुझे अभी लौटना है। क्यों, क्या हुआ? सुहानी ने पूछा। ननंद ने कहा, छोड़ो भाभी इन सब बातों को, मुझे अब यह अच्छा नहीं लगता है। सुहानी ने देखा कि ननंद की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। सुहानी ने पूछा, क्या हुआ, बोलो। ननंद ने शांत स्वभाव में कहा, पिछले जन्म में कोई पाप किया है, इसीलिए मैंने इस जन्म में एक लड़की के रूप में जन्म लिया है। ससुराल वाले को लगता है कि शादी के बाद लड़की की मायके से सारे संबंध खत्म हो जाने चाहिए। सुहानी ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन कहा, सभी ससुराल वालों की यही कहानी है। आज वह भी अपनी बीमार माँ को देखने नहीं जा सकी क्योंकि उसकी सास बीमार है और पति अपनी माँ से समझौता नहीं करना चाहता। सुहानी ने कहा, मैं और क्या बोलूँ गरिमा। ननंद ने बड़े उत्तेजित होकर कहा, माँ का 102 डिग्री बुखार सुनकर कौन सी बेटी चुप रह सकती है? भाभी, क्या वह देखने भी नहीं आएगी? सुहानी ने ननंद के चेहरे की ओर देखा। ननंद ने फिर कहा, आज आप लोगों के दामाद के साथ मेरा बहुत जोर का झगड़ा हो गया भाभी। बहुत सहा लेकिन अब और सहन नहीं होता। आज मैंने उनसे साफ साफ कहा कि माँ बीमार है और मैं अपनी माँ से आज मिलकर ही आऊँगी। सुहानी ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, क्यों झगड़ते हो बहन? ननंद ने कहा, झगड़ू नहीं तो क्या करूँ भाभी। उनको लगता है कि मुझे उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने मुझे सप्ताह में एक बार मायके आने देते हैं। कहते हैं उनकी माँ शादी के बाद से ही काम करती आ रही है, इसीलिए अब उसे थोड़ा आराम करना चाहिए और मेरी सास का काम को मुझे करना चाहिए। मैं मना नहीं करती, मैं ही तो घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन मेरे पति कहते हैं कि तुम्हारी सास अच्छी है जो तुम्हें सप्ताह में एक दिन मायके जाने देती है और खुद काम कर लेती है, इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। आज जब मैं उनसे कहा कि माँ बीमार है, देख कर आती हूँ, आपके दामाद बहुत क्रोधित हो गए। सुहानी और क्या कहेगी। दरअसल ननंद हर हफ्ते यहाँ अपनी माँ के लिए नहीं, सुहानी की माँ के लिए आती हैं, क्योंकि सुहानी की माँ बीमार है। ननंद के आने से सुहानी अपनी माँ से मिलने जा सकती है। इतने बड़े मन की उम्मीद किसी ससुराल वाले से नहीं की जा सकती, खासकर ननंद से। लेकिन ननंद बहुत अच्छी है, समझती है। फिर अगर ननंद की माँ बीमार है तो उसे उसकी माँ से मिलने की इतनी आज़ादी ससुराल वालों को तो देना ही चाहिए। ननंद लगभग रो पड़ी। सुहानी ने ननंद को गले से लगा लिया और कहा, मत रो गरिमा। ननंद ने कहा, जानती हो भाभी, आपके दामाद ने क्या कहा? उसने कहा, तुमने अपने पिता के घर के सभी लोगों का ठेका ले रखा है। यदि तुम्हारी भाभी का पिता मर जाए तो तुम्हें 20 दिन के लिए चले जाना होगा। भाभी की माँ बीमार है तो उसके लिए भी सप्ताह में एक दिन जाना है। तुम्हारी माँ बीमार है तो एक दिन और जाना है। तुम इस घर से ज़्यादा अपने मायके के प्रति आकर्षित हो। मुझे लगता है कि तुमको अपने पिता के घर पर ही रहना चाहिए, वही बेहतर होगा, तुम भी खुश रहोगी। सुहानी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहेगी। सीने में अजीब सी दर्द हो रही थी। आज उसके लिए ननंद को ससुराल वाले से बातें सुनना पड़ा। सुहानी ने ननंद को दिलासा देने के लिए उसे गले से लगा लिया, पीठ थपथपाई, लेकिन ननंद रोती रही। सुहानी का जैसे दम घुटने लगा, सांस लेना भी मुश्किल था। ननंद कुछ देर रोई और शांत हो गई। उसने घड़ी पर नजर डाली तो देखा 6 बज चुके थे। ननंद ने सुहानी का हाथ पकड़ा और कहा, भाभी मुझे अभी जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है, नहीं तो वापस जाकर सबके मटके जैसा चेहरा देखना पड़ेगा।
मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए कोई ठीक से बात तक नहीं करेगा। मायके में आकर जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। सुहानी चुपचाप शांत खड़ी रही। क्या बोलेगी वह तो बेचारी ननंद को खुद की ससुराल के बारे में भी कुछ नहीं कह सकती। ननंद ने अपना बैग हाथ में लिया और कहा, माँ की बहुत उम्र हो गई है, इसलिए मन में हमेशा खराब विचार ही आते हैं। मेरी माँ का ख्याल रखना भाभी। सुहानी ने कहा, चिंता मत करो बहन, हम सब हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ननंद अपने आंसू पोंछते हुए वापस चली गई। सुहानी सिर पर हाथ रखकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और मन ही मन कहने लगी, हाय रे किस्मत, लड़कियां परिवार संभालेगी, परंपराओं का निर्वहन करेगी। सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। आज पूरे दिन बुखार नहीं आया। छोटी भी खाना खाकर सो गई। पिछले रविवार से ही सुहानी अपनी माँ के लिए बेचैनी महसूस कर रही थी। आज मंगलवार सुबह से ही दिल धड़क रहा है। एक बार जाकर माँ से मिलाने को जी चाहता है। बस जाएंगे और आएंगे। सुहानी ने घड़ी की ओर देखा। 2:45 बज रहे थे। 3 से पहले निकलने से 3:30 बजे तक आश्रम पहुंच जाएगी। आधा घंटे से माँ से मिलकर 5 बजे तक वापस घर लौट आएगी। छोटी 5:30 बजे से पहले नहीं उठती। सुहानी ने अपनी माँ को 8 दिनों से नहीं देखा है। सुहानी ने ननंद को जानबूझकर नहीं बुलाया। सुहानी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से ननंद की जिंदगी में खलबली मच जाए। इसके अलावा ननंद इस रविवार को आई थी, इसीलिए वह इस सप्ताह नहीं आ सकती। ससुराल वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। सुहानी ने छोटी को अपनी सास के पास लेटा दी और बोली, माँ मैं आश्रम में माँ से मिलने जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगी। सासू माँ हकलाते हुए कहा, बेटी मेरी तबीयत तो तुम जानती हो, शरीर में ताकत नहीं है, क्या मैं छोटी को संभाल पाऊँगी? सुहानी ने कहा, माँ मैं जाऊँगी और आऊँगी। अगर छोटी उठकर रोती है तो उसे एक चॉकलेट दे दीजिएगा। चॉकलेट फ्रिज के सामने ही रखा है। सुहानी जल्दी से तैयार हुई और बाहर निकल गई। सुहानी अपनी माँ के पास गई और देखा कि मैट्रन माँ के पास बैठी है। सुहानी थोड़ी हैरान हुई। मैट्रन ने सुहानी को देखते ही कहा, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं सोच ही रही थी कि आपको फ़ोन करूँ या नहीं। सुहानी थोड़ा चिंतित हो गई और मैट्रन से पूछा, क्यों, क्या हुआ मौसी? मैट्रन ने कहा, तुम्हारी माँ कल से ही सिर्फ सो रही है। मैंने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा है थोड़ी देर बाद आएंगे। सुहानी अपनी माँ के पास गई और उनके सिर को सहलाने लगी। माँ अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नहीं खुल पा रही हैं। सुहानी अपनी माँ से लिपटकर लगभग रो पड़ी और कहा, माँ उठो, क्या तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है माँ? मैट्रन ने सुहानी से कहा, आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं उधर देख कर आती हूँ, डॉक्टर आने पर मुझे बुला लीजिएगा। मैट्रन चली गई। सुहानी अपनी माँ के सिर पर हाथ रखकर रो रही थी। तभी नर्स आई और कहा, आपकी माँ रविवार को बहुत परेशान हो रही थी, हो सकता है कि आप रविवार को नहीं आई और आपकी माँ आपको ढूंढ रही हो, लेकिन कल सुबह से बहुत शांत हो गई। कल सुबह से तो सिर्फ सो ही रही है, कुछ खाना भी नहीं खाई है। मैट्रन दीदी ने सोचा कि वह कल आपको फ़ोन करेगी, लेकिन पता चला कि आपकी सास बीमार है, इसीलिए उसने फ़ोन नहीं किया। आप बीमार सास को छोड़कर आ भी नहीं सकती, उल्टे आपकी चिंता बढ़ जाती। वह रविवार को नहीं आ पाई। उसे ना देखकर, माँ की इस हालत के बारे में सुनकर सुहानी बहुत दुखी हुई। माँ ने क्या सोचा कि पिता की तरह बेटी भी उसे छोड़कर चली गई। उसने अपनी माँ को गले लगाया और उसे दुलारने लगी। सुहानी ने डॉक्टर को आते देखा। सुहानी उठी और डॉक्टर को बैठने दिया। डॉक्टर ने सुहानी की माँ को अच्छे से देखा, कुछ दवा लिख दी और एक इंजेक्शन देने को कहा। डॉक्टर के बाहर जाते ही सुहानी दवा लाने के लिए दौड़ी। दवा के साथ एक कंपाउंडर भी आया। कंपाउंडर ने आकर उसकी माँ को इंजेक्शन लगा दिया। सुहानी ने बाजार से सूजी और दूध खरीद लाई थी। उसने नर्स से दूध सूजी बनाने को कहा। सुहानी ने किसी तरह चम्मच से अपनी माँ को दूध सूजी खिला दी। फिर उसने दवा दी। इंजेक्शन देने के बाद माँ को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। अपने हाथ से सूजी और दवा खिलाकर सुहानी को थोड़ी तृप्ति महसूस हो रही थी। तभी मैट्रन मौसी कमरे में आई और बोली, लगता है बेटी को देखकर माँ को राहत महसूस हो रही है। अरे आपको तो एक बात कहना भूल गई, राधे श्याम अंकल थे ना, रविवार को उनका निधन हो गया। तबीयत कुछ दिनों से खराब ही थी उनकी।
सुहानी चौंक गई और सोचने लगी, काश वह रविवार को आती तो राधेश्याम अंकल को अंतिम दर्शन कर पाती। मैट्रन ने कहा, हैरानी की बात है कि उनके अंतिम संस्कार में उनके घर से कोई नहीं आया। उनके बेटे को फोन किया था, काम में व्यस्त है, 2 दिन बाद आकर पिता की अस्थियां लेकर जाएगा। हाँ, अंतिम संस्कार का पैसा जरूर भेजा है। सुहानी की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसके पास शोक प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। क्या कहती? वह बिना पलक झपकाए मैट्रन की ओर देखती रही। मैट्रन मौसी सुहानी के पास आई और एक कागज बढ़ाते हुए कहा, राधेश्याम अंकल के बेटे के नाम आखिरी चिट्ठी। आपकी तारीफ भी लिखी है। उन्हें आपकी जैसी बेटी चाहिए थी। सुहानी ने अपने हाथों में कागज लिए और पढ़ने लगी। मेरे प्रिय बेटा, मैं गरीब, तुम्हारा जन्म देने वाला पिता, तुम्हारे बुनियादी जरूरतों को तो बात ही छोड़ो, मैं तो तुम्हारे मौलिक जरूरतों को भी पूरा तरह से पूरा नहीं कर सका, है ना? लेकिन तुम तो गरीब नहीं हो, इसीलिए तुम अपने संतानों का कोई भी शौक अधूरा मत रखना। तुम लोगों की दुआओं का ही असर है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जानते हो, मेरे बगल वाले कमरे के रामलाल मेरी खुशी देखकर जलते हैं, क्योंकि तुम साल में 2 बार मुझसे मिलने आते हो। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए मना करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों आते हो। तुम यह मत सोचो कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा या तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार कम हो जाएगा, बल्कि तुम लोगों के लिए भगवान से प्रार्थनाओं की संख्या दिन ब दिन और बढ़ती ही जाएगी। बहरहाल, मेरी एक आंख के टूटे चश्मे की तरह मेरी दुनिया भी दिन ब दिन सिमटती जा रही है। हाँ, कभी कभी गरीब रामलाल के लिए अफसोस होता है, क्योंकि सिर्फ पैसे भेजने के अलावा उसके बच्चों ने यहाँ उसे छोड़ने के बाद कभी उसकी खबर और मिलने तक नहीं आए। बेटा, जीवन की इस अंतिम पड़ाव में आकर बार बार पछतावा होता है। लगता है कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है। तुम्हारे पालन पोषण में शायद मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में कहीं बड़ी चूक कर गया। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें छोड़कर अपने जीवन की कोई योजना नहीं बनाई। यही वजह है कि आज मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि यह मेरा तुम्हारे लिए अंतिम पत्र हो, इसीलिए तुम्हें कुछ बातें कहना आवश्यक है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी मरूंगा, और मैं चाहूँ भी तो मौत नहीं आएगी, क्योंकि वह तो भगवान की मर्जी है। लेकिन अब जब मैं लिखने बैठा हूँ तो जिस तरह से मेरी आंखें धुंधली हो रही है, जिस तरह से मेरे हाथ कांपने लगते हैं, या जिस तरह से मेरा दिमाग मेरा विरोध करता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको अब और कभी लिख पाऊंगा। इसीलिए मैं आज जीवन के अंतिम कुछ बातें तुम्हें कहने बैठा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई जवाबदेही के आसन पर नहीं बिठाऊंगा। मौत के समंदर की तलहटी में खड़े होकर ऐसा लगता है कि एक पुत्र के रूप में मैं तुमने एक अच्छे पुत्र की सारी जिम्मेदारियां पूरी की है, लेकिन मैं एक पिता के रूप में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया हूँ। हालांकि समाज में वृद्धाश्रम को लेकर प्रचलित कई गलत अवधारणाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने मुझे बांधकर वृद्धाश्रम नहीं भेजा, मैंने ही तुम्हारे आंसुओं का परवाह किए बगैर यहाँ शरण ली। बेटे, शायद तुम नहीं जानते होगे कि तुम्हारी पढ़ाई में बाधा ना आए, इसीलिए मैंने लगभग सभी रिश्तेदारों से नाता तोड़ लिया था। तुम्हारी माँ भले ही तुम्हारे नाना नानी की इकलौती बेटी थी, लेकिन तुम्हारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हुए उन्होंने खुद को उनसे दूर रखा। मैं और तुम्हारी माँ अपने उद्देश्य में सफल भी हुए, क्योंकि आज देश के कुछ प्रमुख लोगों में तुम्हारे नाम शामिल है। क्या यह कम आनंद की बात है? आज तुम बड़े आदमी बन गए हो। आज यह बूढ़ा तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे बच्चों के उज्जवल भविष्य में बाधा डालना नहीं चाहता, क्योंकि यह असंगत होगा। यहाँ इस वृद्धाश्रम में हमारी देखभाल करने के लिए एक लड़के है। वह लड़के जैसा लड़का विरले ही होता है। अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं तो तुम सोचोगे कि इस दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ़ लड़का भी होता है। सुबह, दोपहर, शाम या देर रात हो, एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है, और मुस्कान के साथ पूछते हैं, काका कुछ परेशानी तो नहीं है?
कुछ चाहिए। उसका व्यवहार तुम्हारी अनुपस्थिति के शून्य को भरता है। लेकिन लड़का बहुत गरीब है। यहाँ से दिन रात मेहनत करके जो कमाते हैं उसी से उसे अपने माता पिता और पत्नी बच्चों के साथ गुजारा करना पड़ता है। मैं उसके दुखों को ध्यान से सुनता हूँ। मेरे जैसे वृद्धा आलसी के पास इससे बाहर दूसरा कोई काम भी तो नहीं है। काश मैं उसे कुछ आर्थिक मदद कर पाता, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं है। मैंने उस लड़के से अपने माता पिता को इस वृद्धाश्रम में भेजने के लिए कहा। यह सुनकर लड़का रो पड़ा और बोला, यदि उसे अपना खून भी बेचना पड़े तो बेचेगा, लेकिन वह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं रखेगा। लड़के की बातें सुनकर अंदर से मैं एकाएक भावनाओं में बह गया, लेकिन एक पल के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इमोशनल हो रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस बारे में उस लड़के से और कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी पढ़ा लिखा लड़का अपने माँ बाप के बारे में जो सोचता है वह सिर्फ उसकी भावनाएं है। तुम तो उच्च शिक्षित हो, ऐसी भावनाएं तुम्हें क्यों प्रभावित करेगी? काश मेरा एक बेटी होती। एक लड़की है सुहानी, हर रविवार को यहाँ आती है, अपनी माँ से मिलने हम वृद्धों से भी बात करती है। बहुत मिलनसार है। अपनी माँ की मानसिक विकृतियों के बावजूद जिस तरह अपनी माँ की देखभाल करती है, ऐसे बिरले ही देखने को मिलती है। इसीलिए तो सोचता हूँ कि काश भगवान ने मुझे एक बेटी दी होती। बेटा, एक विनती है, अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आना तो तुम अपने बच्चों को साथ ले आना। मैं उनको देखना चाहता हूँ, वे शायद खुश होंगे। बहू को इतनी दूर लाने की ज़रूरत नहीं है। बहू यहाँ इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन मैं कुछ और नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरी आंखों में कहीं से कीड़ा आ गया है, आंखों से पानी आ रहा है और कुछ दर्द सा हो रहा है। ऐसा है पिता को क्षमा करना, मेरे जैसे अपने बच्चों के लिए एक असक्षम पिता बनने की कोशिश करना। तुम्हारी माँ कुछ दिनों से मेरे सपनों में आ रही है और चिढ़ाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे खोने के 15 साल बाद ऐसा क्यों हो रहा है। सपने में वह केवल मुझे पुकार रही होती है। मेरे पोते पोती को शायद कष्ट होगा, लेकिन जीवन का अंतिम पड़ाव पर उन्हें देखने की आखिरी इच्छा है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि दिन बीतने के साथ मेरे व्यवहार बचकाने होते जा रहे हैं। बाद में कभी पोते पोती को देखना चाहूँ तो इसे एक बच्चे के मनमौजी व्यवहार के रूप में विचार करना। आते समय घर से बनी कोई भी वस्तु मेरे लिए ना लाना। यहाँ के खाने घर के खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। मुझे लंबे समय तक जीवित रहने और यह देखने के लिए प्रेरित करती है कि वृद्धाश्रम के इन दोस्तों से विदा होना नहीं है, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। मेरे मरने के बाद मुझे उसी घाट में अंतिम संस्कार करना और मेरी अस्थियां बनारस की गंगा में प्रवाहित करना, जहां मैं तुम्हारी माँ की अस्थियां विसर्जित किया था। इससे कुछ समय तुम्हारा बर्बाद होगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से दूर नहीं रह सकता। मेरी यह अंतिम इच्छा तुम रखोगे, ऐसा मुझे यकीन है। आशा है इस असहाय वृद्धा को तुम माफ़ कर दोगे। तुम्हारा पिता। सुहानी हाथ में राधे श्याम अंकल की खत पकड़े रो रही थी, जैसे सुध बुध सब कहीं खो गई है। सुहानी को अचानक घर की याद आई। माँ की यह हालत देखकर और राधे श्याम अंकल की खत पढ़ते हुए सुहानी सब कुछ भूल गई थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन चेक किया और देखा कि रात के 8 बज चुके हैं। जतिन के 4 मिस कॉल देखकर सुहानी अपना सिर पकड़ ली। जतिन को कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। सुहानी ऑटो पकड़ने के लिए बैग लेकर दौड़ी। ऑटो के लिए लाइन लगी है। वहीं खड़े होकर उसने जतिन को फिर से फ़ोन लगाया। फ़ोन का रिंग बजते रहा, लेकिन जतिन ने फ़ोन नहीं उठाया। सुहानी ने फिर फ़ोन किया। इस बार जतिन ने फ़ोन काट दिया। सुहानी ने फिर फ़ोन किया। अब की बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सुहानी समझ गई कि जतिन आज बहुत गुस्से में है। जतिन का गुस्सा बहुत बुरा होता है। गुस्से में वह बहुत ही घटिया तरह का व्यवहार करता है। सुहानी समझ गई कि आज उसका भाग्य अत्यंत दुखद है। यह सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। जतिन ने चेतावनी दी थी कि उसकी माँ की तबीयत ठीक होने के बाद ही अपनी माँ से मिलने जाना। सुहानी ने अपनी सास को तबीयत खराब हालत में छोड़ आई है। जतिन उसे माफ़ नहीं करेगा, पर जतिन ने इतनी भी समझने की कोशिश नहीं की कि सुहानी की माँ भी तो बीमार है। पूरे हफ्ते माँ की
उसके इंतजारी में बैठी रहती है और अगर हफ्ते का एक दिन मिलने ना जाए तो माँ के साथ अन्याय होगा। हफ्ते में 6 दिन तो ससुराल के पीछे ही भागती रहती है, एक दिन ही तो माँ के पास आती है। काफी इंतजार के बाद सुहानी को ऑटो मिल गया। जब वह घर में दाखिल हुई तो 9:30 बज रहे थे। उसने घर आकर देखा कि उसकी सास खाना बना रही है। अपनी सास को खाना बनाते देख सुहानी बहुत दुखी हुई। सास पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुकी है, किसी तरह किचन की स्लेब पकड़कर खड़ी हुई है। सुहानी ने अपनी सास से कहा, माँ आप जाकर आराम करो, मैं संभाल लूंगी। सास ने व्यंग्य भरी अंदाज में कहा, सब हो गया, थोड़ा सा ही बाकी है, मैं खुद कर लूंगी। उधर छोटी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कमरे में जाकर देखती है छोटी रो रही है और जतिन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। सुहानी जानती है छोटी भूख से रो रही है। छोटी को सुहानी रोज रात 9 बजे से पहले खिला देती है, लेकिन आज इतने लंबे समय हो गया उसे खाना नहीं मिला, इसलिए वह रो रही है। उसने जल्दी से अपने कपड़े छोड़े और हाथ पैर धोए और सेरेलक बनाने के लिए रसोई में चली आई। पानी उबालकर सेरेलक बनाकर छोटी को खिला दिया। खाना खाते खाते ही छोटी सो गई। करीब 10 बज रहे थे। सुहानी ने जतिन से पूछा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बना दूं? जतिन ने कोई जवाब नहीं दिया। सुहानी को एहसास हुआ कि कुछ दिनों तक उसके साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अभी सुहानी जतिन से ज़्यादा बात करना नहीं चाहती थी। वह जानती है कि अगर वह कुछ कहेगी तो जतिन झगड़े पर उतारू हो जाएगा। आश्चर्य की बात है कि किसी ने नहीं पूछा कि सुहानी को घर लौटने में इतनी देर क्यों हुई। इसीलिए सुहानी भी अपनी माँ की तबीयत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताई। सुहानी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई और बहुत देर तक बाथरूम पर खड़ी होकर रोती रही। सुहानी ने भगवान को याद करते हुए कहा, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा भगवान। सुहानी बाथरूम से बाहर आई और खाना मेज पर लगाकर जतिन को बुलाया। जतिन चुपचाप आकर बैठा, थोड़ा सा खाना खाए और उठ गया। और दिन भोजन के समय जतिन बहुत बातें करता था, पर आज वह कुछ भी नहीं बोला। आज एकादशी है, इसलिए सासू माँ अपना भोजन लेकर कमरे में चली गई। एकादशी में खाने की मेज पर बैठकर सास भोजन नहीं करती है। सुहानी को खाना फेंकना बुरा लगता है, इसीलिए वह जतिन की थाली का बाकी बचा भोजन लेकर खाने के लिए बैठ गई। एक निवाला ही ली थी कि उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। खाना निगल नहीं सकी। सुहानी ने पूरी थाली कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने थोड़ा पानी पिया और सो गई। सुहानी जानती है कि उसने गलती की है। उसके आश्रम जाने से सास पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है। सुहानी को सूचित करना चाहिए था कि उसे लौटने में देर हो जाएगी, लेकिन उसे तब यह समझ में नहीं आया। माँ की हालत देखकर वह सब कुछ भूल गई थी। सुहानी को लगा कि जतिन को अपना गुस्सा दिखाने से पहले एक बार सुहानी से पूछ लेना चाहिए था कि उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। उसके बाद विचार कर सकता था। अदालतें भी सज़ा सुनाने जाने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देती हैं, लेकिन जतिन ने कभी भी सुहानी को वह मौका नहीं दिया। अब कुछ दिन नहीं खाएंगे, सुहानी से बात भी नहीं करेंगे। सुहानी इन सब चीज़ों से खुद को बहुत असहाय महसूस करती है। नहीं, वह भी जतिन को अपनी माँ की बीमारी के बारे में नहीं बताएगी। माँ के बारे में सोचकर बहुत चिंतित थी सुहानी। मैट्रन और नर्सों से कह के आई है कि माँ की हालत कुछ बिगड़े तो फ़ोन पर सूचना दे। सुहानी फ़ोन को सिरहाने पे रखकर सो गई, लेकिन पूरी रात सो नहीं सकी। रात भर जागने के बाद सुहानी को सुबह सुबह आंख लग गई। सुबह सासू माँ के बुलावे से वह जागी। उसने जल्दबाजी में उठकर घड़ी में देखा 7 बजे है। किसी तरह पुराने कपड़े छोड़कर किचन में दाखिल हुई। झटपट खाना पकाने में लग गई। जतिन को लंच में टिफिन में चावल दाल सब्जी दे देगी। जतिन सुबह बाजार से सब्जी लाया है। सुहानी ने सोचा था कि सबका खाना एक साथ ही बना देगी, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि उसने सिर्फ जतिन के लिए खाना बनाने के लिए रख दिया। एक बार सोची थी कि सुबह काम वाली बाई को जल्दी बुला लेगी, लेकिन उसको अभी सांसें थमने का समय नहीं है। जतिन नहाकर निकल गया है। सुहानी ने नाश्ता मेज पर लगा दिया। सुहानी ने मन ही मन निश्चय किया कि
जतिन जब ऑफिस के लिए निकल जाएगा तब सास को अपनी माँ का हाल बताएगी और भागकर एक बार माँ से मिलाएगी। सास फिर भी सुहानी को समझती है। यदि सास को अच्छी तरह से समझाया जाए तो शायद वह जाने के लिए मना नहीं करेगी। सुहानी अपनी सास से नाराज नहीं थी। उन्हें बीमार शरीर में काम करना पड़ा है, इसीलिए उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक था। इसके अलावा सुहानी ने अपनी सास के भरोसे शादी नहीं की। वह जतिन का हाथ पकड़कर इस घर में आई है। क्या उसे सुहानी का दर्द नहीं समझना चाहिए था? तभी अचानक जतिन का फोन बज उठा। नाश्ते की मेज से जतिन उठा ही था कि उसका फोन अचानक बजने लगा। सुहानी ने कहा, छोड़ दीजिए, बाद में फ़ोन देख लीजिएगा, आपको ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। लेकिन नंबर देखकर जतिन ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर बात करते करते जतिन सुहानी के पास आया। उसने सुहानी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, हमें अभी वृद्धाश्रम जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सुहानी का दिल कांप उठा। पूछा, क्यों, क्या हुआ? माँ ठीक तो है ना? जतिन ने सुहानी को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। सास ने भी आकर सुहानी की पीठ पर हाथ सहलाते हुए ढांढस बंधाया। सास सोच रही थी, 6 महीने के अंदर माता पिता की 2 मौत बहू कैसे सहेगी। लेकिन इतनी मर्माहत खबर सुनकर भी सुहानी को रोना नहीं आया, मानो जैसे उसकी आंखों के आंसू सूख गए हो। सुहानी को हमेशा जतिन का गले लगाना अच्छा लगता है, लेकिन आज जैसे उसका दम घुट रहा है। सुहानी ने जतिन से अपने आप को छुटाया। सुहानी एक अजीब सा सूनापन महसूस कर रही है, जैसे वह अनाथ हो गई हो। माँ कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन फिर भी माँ जिंदा तो थी। माँ के पास बैठकर सुहानी को शांति मिलती थी, अपनी मन की बात कहती थी। आज वह भी नहीं रही। सुहानी अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। सुहानी को बहुत तकलीफ हो रही थी। जतिन पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने कहा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जाऊंगी, मैं अपनी माँ का काम अकेले कर सकती हूँ। ऐसा होता है क्या? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जतिन ने कहा। सुहानी ने बेपरवाह होकर कहा, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप माँ और छोटी को देखिए। जतिन ने कहा, अरे मैं गरिमा को माँ के साथ रहने के लिए बुला लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की खातिर ननंद को अपने पति से बातें सुनना पड़े। सुहानी ने गुस्से में कहा। अपने ससुर के अंतिम संस्कार की यात्रा के समय के बारे में सोचते हुए जतिन ने कहा, शमशान यात्रा के लिए मैं कुछ दोस्तों को बुला लेता हूँ। सुहानी ने अशिष्टता दिखाई और कहा, जरूरत नहीं, वृद्धाश्रम में कई लोग हैं, वे जा सकते हैं। सुहानी ने अपनी सास से कहा, माँ सब खाना बन गया है। सुहानी जानती है कि उसे आज सीधा खड़ा होना है, इसीलिए वह खुद को तैयार करती है और जतिन के नाश्ते की थाली लेकर खुद खाने बैठ जाती है। सुहानी के व्यवहार देखकर जतिन को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सुहानी को पहले कभी इस तरह से जतिन ने नहीं देखा। सुहानी हमेशा जतिन पर निर्भर रहती थी। जतिन को बीते कल का अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। सुहानी खाना खाकर बाहर निकल गई। जतिन जाना चाहता था, लेकिन सुहानी के दृढ़ व्यवहार को देखते हुए हिम्मत नहीं की। सुहानी ने एक ऑटो लिया और वृद्धाश्रम चली गई। वह पूरे रास्ते केवल अपनी माँ के बारे में सोचती रही। अपनी माँ से जुड़ी बचपन की सभी घटनाएं एक के बाद एक याद आने लगी। आज उसे अपनी माँ के साथ पिता भी बहुत याद आ रहे हैं। सुहानी वृद्धाश्रम में आई और देखा कि मैट्रन मौसी और नर्सों ने बहुत सारे काम पहले से ही कर लिए हैं। माँ को फूलों की माला पहनाई गई है। सुहानी जाकर अपनी माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ की मृत्यु पर जितना दुख हुआ, उससे कहीं अधिक अकेला महसूस हुई। सुहानी के लिए माँ की मृत्यु माँ की मुक्ति के समान है। सुहानी को लगा कि पापा दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। फिर से माँ की पहले की तरह देखभाल करने के लिए आश्रम से पहले ही गाड़ी बुला ली गई थी। आश्रम के सभी ने पुष्प देकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर माँ को श्रद्धांजलि दी। इस बार माँ का मुख्य अग्नि सुहानी ने ही की। मैट्रन मौसी, नर्स और कुछ आश्रम के निवासी साथ में शमशान घाट गए। शमशान घाट का सारा काम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सुहानी शमशान घाट के बाहर आई तो देखा
जतिन बाइक के साथ बाहर इंतजार कर रहा है। सुहानी ने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप बाइक पर बैठ गई। जब वह घर आई तो देखा कि ननंद आई है, साथ में दामाद भी आए हैं। ननंद ने सुहानी को देखते ही गले से लगा लिया। सुहानी शांत पत्थर की मूरत की तरह खड़ी रही। वे अब और नहीं रो सकती। दामाद आने पर उसका देखभाल सुहानी ही करती थी, लेकिन आज सुहानी उसकी ओर देखी तक नहीं, शायद देखना ही नहीं चाहती थी। सुहानी अपनी ननंद से कहा, बहन मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आज पूरा दिन बहुत व्यस्तता के साथ मानसिक उतार चढ़ाव से बीता। सुहानी कमरे में आई और कपड़े छोड़कर नहा धोकर कुछ फल खाई और सो गई। छोटी आधी रात को रोते हुए उठी। सुहानी की धड़कनें जैसे थम गई, क्योंकि उसने बीते रात फ्लैक्स में पानी गर्म रखना भूल गई थी। अभी उसे पानी गर्म करने के लिए किचन में जाना होगा। वह टॉर्च को भी अपने सिर के पास रखना भी भूल गई। जतिन को बुला नहीं सकती, उसके प्रति एक वितृष्णा सी आ गई है। घर में लाइट जलाने से जतिन की नींद टूट जाएगी, चिल्ला भी सकता है। आज तो सुहानी को ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि आज माता पिता दोनों को देख सकती है। लेकिन कोई उपाय ना देखकर वह किसी भी तरह डाइनिंग स्पेस में आई और लाइट ऑन कर दी। किचन की खिड़की खुली है, क्या करेगी अभी वह? बच्ची का रोना बढ़ता ही जा रहा है। वह किचन में घुसी और लाइट ऑन कर दी। उसने सिकुड़ी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखने का प्रयास की। बाहर सब शांत है, कहीं कुछ नहीं है। थोड़ी सी साहस भरी और बहादुरी से खिड़की से बाहर देखा। नहीं, उसे तो कोई डर नहीं लग रहा है। उसने खिड़की के करीब जाकर चारों ओर देखा। चारों तरफ नरम चांदनी की छटा बिखरी पड़ी है। नारियल के पेड़ पर एक उल्लू बैठा है। सुहानी ने आसमान की ओर देखा। आसमान तारों से जगमगा रहा है। अचानक ऐसा लगा कि माता पिता दूर आकाश में हाथ पकड़कर चल रहे हैं और चलते चलते वे सितारों में गायब हो गए। सुहानी ने फिर कभी भी अपने माता या पिता को रात के अंधेरे में नहीं देखा। सुहानी ने अपनी माँ की सभी नियमों का बखूबी पालन किया। जतिन आगे आकर कहा था कि सास के काम का सारा खर्च वह देगा, लेकिन सुहानी नहीं मानी। जतिन अपने घर पर बड़े पैमाने पर श्राद्ध समारोह करना चाहता था। जतिन के रिश्तेदार, उसके दोस्त, जतिन के ऑफिस के साथियों, सबको बुलाने का फैसला किया था जतिन ने। लेकिन सुहानी ने साफ कहा, माँ की आखिरी आश्रय वृद्धाश्रम में थी, इसीलिए मैं वृद्धाश्रम में ही माँ का श्राद्ध काम करना चाहती हूँ। वृद्धाश्रम में जाने पर मैट्रन ने कहा, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, बहुतों का हो तो कोई नहीं होता, हम ही उनकी श्राद्ध शांति का कार्य करते हैं। सुहानी ने अपनी माँ के काम में जतिन से कोई मदद नहीं ली। पिता का पैसा उसके और माँ के संयुक्त नाम पर था। हालांकि यह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सुहानी ने उन पैसों से ही अपनी माँ का श्राद्ध करने का फैसला किया। मैटन मौसी सुहानी को बहुत प्यार करती थी। सच तो यह है कि मैटन मौसी भी इकलौती बेटी थी। वह भी अपनी माँ को अंतिम वर्षों में नहीं देख पाई, सेवा नहीं कर पाई। इस पछतावे के कारण पिता और माँ की सारी संपत्ति बेच दी और अपनी माँ के नाम से ये वृद्धाश्रम कमला आश्रम बनवा लिया। इस वृद्धाश्रम में मैट्रन मौसी खुद ही प्रभारी की काम संभालती है। वह इस बात का ध्यान रखती है कि बुजुर्ग लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। वह पूरी कोशिश करती है कि बुजुर्ग लोग घर की तुलना में यहाँ बेहतर रह सके। मैट्रन ने कहा, हमारे यहाँ एक हॉल है, आप चाहो तो श्राद्ध काम यहाँ कर सकती है। अगर बहुत लोग आप आमंत्रित नहीं करती है तो कुछ लोगों का खाना हमारे रसोइया पका सकते हैं। जब आप आश्रम में के सभी को बुलाना चाहती है तो भी कोई समस्या नहीं है, सभी को हॉल में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। रसोइया को थोड़े पैसे दे दीजिएगा और मेन्यू आप निर्धारित कर, सामान सारा आप लाना चाहती है तो ला दीजिएगा, या अगर आप भुगतान करोगे तो हम भी ला सकते हैं। सुहानी ने अपनी माँ का सारा सामान खुद खरीदने का फैसला खुद किया। मेन्यू में माँ की पसंद की सभी चीज़ें रखेगी। सुहानी ने अपनी पसंद से अच्छी दुकान से सारी सामग्री खरीदी। निमंत्रित लोग बहुत कम थे। वृद्धाश्रम के अलावा अपना घर, ननंद का घर, मौसी का घर, बड़े पिताजी का घर, रवि और सरला मौसी ही थी। गांव का मकान बेचने के लिए माँ के हस्ताक्षर जरूरी थे, उसी में दिक्कत हो रही थी। लेकिन माँ के निधन के बाद अब सुहानी खुद मालिक हो गई है। अब घर का रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी नहीं होगी। घर के बाकी 10 लाख भी मिल जाएंगे। साथ ही वृद्धाश्रम की ओर से कहा गया है कि मां के नाम से सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ दिनों में सुहानी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
यानी सुहानी अभी 20 लाख रुपए की मालकिन है। उन्होंने इस पैसे को बचाने का मन बना लिया। उसकी भी एक बेटी है। वह यह बात समझ गई है कि विवाहित लड़की के लिए अपने माता पिता को अपने पास रखना संभव नहीं है। इसीलिए वह अपनी वृद्धा अवस्था में इन पैसों की मदद से वृद्धा आश्रम में आकर रहेगी। सुहानी ने मन ही मन ठान लिया कि छोटी को इस तरह परवरिश करेगी कि उसे अपने माता पिता को देखने के लिए किसी को जवाबदेही ना करना पड़े। लड़की को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। उस लड़के से शादी नहीं करेगी जो अपने पैसे से पलंग और अलमारी नहीं खरीद सकता, जिसके लिए फिर ससुराल वालों से दहेज मांगना पड़े। अगर कुछ देना होगा तो पैसा लड़की के नाम पर छोड़ जाएगी। वह उस पैसे का सही समय पर सही उपयोग कर सके, अपनी माँ की तरह अपने पति के पास हाथ ना फैलाना पड़े। जिम्मेवार दामाद हो या अपराध बोध के कारण हो, सुहानी के माता पिता का एक संयुक्त तस्वीर को बढ़ाकर बड़ी खूबसूरती से जतिन ने घर की दीवार पर लटका दिया। तस्वीर देखकर सुहानी के सीने में खलबली मच गई। जिस घर में उसके माता पिता का स्थान नहीं हुआ, उस घर में उसके माता पिता की तस्वीर की जगह हो गई। जतिन रोज बाजार से रजनीगंधा की माला लेकर आता है। सवेरे सब काम निपटाकर सुहानी बड़े आदर के साथ अपने माता पिता के चित्र पर माला पहनाती है। सजदे में हाथ जोड़ते ही आंखों की कोरों में आंसू झलक जाती हैं। उसने मन ही मन अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे क्षमा करना। एक संतान के रूप में पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां को रखने की जिम्मेदारी सुहानी की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। मां को न रख पाने का दर्द सूल की तरह सुहानी के सीने में चुभता है। एक अजीब सी बेचैनी है। किसी तरह घर का सारा काम खत्म कर वह अक्सर छोटी को लेकर वृद्धा आश्रम पहुंच जाती है। वहां बुजुर्गों की सेवा करने से सुहानी को थोड़ा सुकून मिलता है। शाम में फिर घर लौट आती है। सुहानी को ससुराल अब उसे अपना घर नहीं लगता है। अब ससुराल में रहने से उसका दम घुटने लगता है। उसने मन ही मन सोचा, अगर उसे कहीं नौकरी मिल गई तो वह ससुराल छोड़ देगी। एक दिन सुहानी ने मैट्रन मौसी से कहा, यहाँ बुजुर्गों की लोगों की देखभाल के लिए अगर कोई नर्स की ज़रूरत है तो वह काम करना चाहती हैं। मैट्रन ने कहा, मुझे आप जैसी किसी व्यक्ति को पाकर बहुत खुशी होगी। बुजुर्गों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे लिए अकेले सबकी देखभाल करना संभव नहीं है। सभी आया और नर्स सही से काम कर रही है या नहीं, इसे देखने के लिए एक प्रभारी की जरूरत तो है। आप इस काम के लिए उपयुक्त हो, लेकिन आप तो यहाँ पूरे दिन नहीं रह सकती, आपकी गृहस्थी भी है। सुहानी को लगा कि अब ससुराल में रहना उसके लिए संभव नहीं है। जिस घर में उसकी लाचार माँ के लिए जगह ही नहीं हुई, वह उसका घर कैसे हो सकता है। सुहानी ने कहा, मैं सारा दिन रहूंगी, लेकिन मेरे साथ मेरी बेटी छोटी भी रहेगी। मैट्रन ने कुछ देर सुहानी को देखा। वे सुहानी का दर्द समझ गई। उन्होंने कहा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन क्या आप अकेली अपनी बेटी को पाल सकेगी? अगर आपके मन में वह ताकत है तो आप यहाँ आ सकती हैं। रहने के लिए एक कमरा मिल जाएगा, दोनों के लिए खाना मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। 10,000 तक दे सकती हूँ। अब आप सोचकर निर्णय लो। सुहानी सहमत हो गई। यहाँ वह अपने माता पिता को इन बूढ़े बुजुर्गों लोगों के बीच पाती हैं। मन में शांति होती है। जतिन यदि छोटी का खर्च देते हैं तो बेहतर है, अन्यथा वह इस पैसे से छोटी की परवरिश कर लेगी। सुहानी ने यहाँ आने का फैसला कर लिया। उसकी माँ का काम समाप्त होते ही वह यहाँ आ जाएगी। वृद्धा आश्रम में सभी लोग बड़े उत्साह के साथ सुहानी की माँ की श्राद्ध काम में शामिल हुए। जो लोग माँ की काम में आए, उन्होंने जतिन से कहा, भगवान करे हर घर में तुम्हारे जैसा दामाद हो। लेकिन इस बार जतिन के नाम की प्रशंसा के शब्द सुनकर सुहानी खुश नहीं हुई। दिल में गहरा दर्द था। जतिन का चेहरा भी काला पड़ा था। रवि ही सरला मौसी को ले आया था। रवि को देखकर लगा कि जैसे उसका अभिभावक आ गया है। उसे देखकर इतने दिनों में दबे आंसू सुहानी की आंखों से निकल आए। उसने रवि के पास जाकर उसे जकड़कर पकड़ी और रोने लगी। रवि को पता चलता है कि सुहानी ठीक नहीं है, लेकिन उसका कुछ कर पाने का सामर्थ्य भी नहीं है। उसका हाथ सुहानी के सिर पर था। कहा, अगर तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, मैं ज़रूर करूँगा। रवि ने जतिन को दूर खड़े सुहानी को देखते हुए देखा। रवि को एहसास हुआ कि जतिन को सुहानी का गले लगना पसंद नहीं था।
रवि ने सुहानी को छुड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ। रवि ने थैले से सुहानी को अपनी कविता की एक किताब दी। किताब पाकर सुहानी बहुत खुश थी। सुहानी सरला मौसी को भी गले लगाकर रो पड़ी। मासी भी रोई। रवि को सुहानी ने उस अजीबोगरीब सामान का डिब्बा लाने को कहा था जिसमें उसकी बचपन की टूटी फूटे सामान थे। सुहानी ने वृद्धाश्रम के अपने कमरे में बक्सा बहुत संभाल कर रख दिया जिसमें उसका सबसे बेशकीमती उपहार है। माँ का श्राद्ध काम खत्म होने के बाद वाले दिन सुबह सुहानी अपने कपड़े का बैग कपड़े समेटने लगी। जतिन ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैंने उस वृद्धाश्रम में नौकरी ज्वाइन कर ली है, सुहानी ने कहा। जतिन थोड़ा हैरान हुआ और कहा, वहाँ रहोगी तो यह घर? सुहानी ने कहा, मुझे इस घर में घुटन महसूस होती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पागल हो गई हो क्या? क्या कोई स्त्री नौकरी के लिए अपना घर छोड़ती है? कौन ऐसा अपना घर छोड़ता है? जतिन ने कहा। सुहानी ने एक गहरी सांस ली और बोली, अगर यह मेरा घर होता तो मेरी माँ इस घर में रहती। जतिन ने कहा, तुम तो देख ही रही हो, 2 कमरों का घर, तुम्हारी माँ की जो हालत थी, क्या उस हालत में यहाँ रखना संभव होता? सुहानी ने कहा, अगर आपकी माँ की ऐसी हालत में होती तो क्या आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते? जतिन अब थोड़ा गुस्से से बोला, ये घर मेरी माँ का है, मत भूलो, जिनका घर है उन्हें ही घर से निकाल दूँ, और मैंने तुम्हारी माँ के लिए कुछ कम नहीं किया है। सुहानी ने कहा, मैं इससे कभी इनकार नहीं कर सकती। हमारे समाज में बहुत कम दामाद अपनी सास के लिए ऐसा करते हैं जो आपने किया। ज़्यादातर दामाद अपने ससुराल वालों की सेवा करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। वहाँ आप खड़े होकर मेरी माँ के लिए इतना अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढा, आप अपने ससुर को मुखिया अग्नि दिया, अंतिम कार्य किया। मैंने अपनी माँ पर जो खर्च किया वह आपकी ही कमाई थी। आप मेरी अपाहिज माँ के लिए व्हील चेयर खरीद लाए, महीने में 1 दिन घुमाने ले गए। ऐसा दामाद पाकर सभी माता पिता धन्य महसूस करेंगे। लेकिन अगर कोई बहू अपनी सास ससुर के लिए ठीक यही करती है तो उसे प्रशंसा नहीं मिलती। बहू समाज की नज़र में हमेशा स्वार्थी ही मानी जाती है। इतना दोहरा मापदंड है हमारे समाज का। खैर, यह सब छोड़िए, क्या आप छोटी को रखेंगे या मैं ले जाऊं? जतिन ने कहा, बकवास बंद करो, मैं छोटी को संभालूं और ऑफिस का काम धाम छोड़ दूं। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे उस दिन का व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। दरअसल मैं अपनी माँ की बीमारी की हालत में देखकर खुद को शांत नहीं रख सका था। सुहानी लेकिन जतिन को माफ़ नहीं कर सकती थी। अपनी माँ को बीमार देख जतिन व्याकुल हो गया, लेकिन सुहानी की माँ जो सालों से अथर्व थी, लेकिन उसके प्रति ऐसा कोई व्याकुलता क्यों नहीं हुई? क्या एक साथ रहने का कोई तरीका ढूंढने से नहीं मिलता? सुहानी ने कहा, अगर आप छोटी को रखते तो मैं उसका खर्चा देती। अब मुझे उसकी देखभाल करनी है तो आपको छोटी का खर्चा देना होगा। जतिन सिर्फ शांत खामोश खड़ा रहा और सुहानी को देखता रहा। सुहानी ऐसा कर सकती है, इसके बारे में जतिन कभी नहीं सोचा था। क्या सुहानी ने खुद सोची थी कि वह ऐसा कर सकती है? ऐसा कर पाई क्योंकि शायद आज सुहानी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सुहानी ने अपनी सास के पैर छुए और प्रणाम किया और बोली, माँ, कभी कोई परेशानी हो तो आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपकी देखभाल करूँगी। सास की आंखों में आंसू थे। उसने सुहानी को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं भी स्वार्थी हो गई थी। खुद को झंझटों से अलग रहने के लिए मैंने तुम्हारी माँ की समस्याओं के साथ अकेला छोड़ दिया था। सुहानी ने लंबी सांस छोड़ी। वह छोटी को लेकर वृद्धाश्रम के लिए रवाना हो गई। उसे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा
कि अगर उसने ये फैसला पहले कर लिया होता तो शायद उसकी माँ आज भी जिंदा होती। जहाँ तक सुहानी का सवाल है, रोज उसने एक बार अपने पिता से सही समय पर सही निर्णय न ले पाने के लिए माफ़ी मांगती है।